हेलो इंस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली बाइट्स के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिलेबस साइंस का, जो टीजीटी नवोदय विद्यालय में पूछने वाला है। नवोदय विद्यालय ने जो अपना रिक्रूटमेंट 2022 के लिए रिलीज किया है, उसमें बहुत सारी सीट है और उम्मीद है कि आपने ये वाला लेक्चर देख रखा होगा, जिसमें हमने होलसम तरीके से बात की कि एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट क्या क्या है टीजीटीज के लिए। तो अब हम बात करने वाले हैं जो सिलेबस है उसके बारे में। तो चलिए फटाफट से अब सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, ये रहा सिलेबस जो है साइंस का टीजीटी के लिए। सबसे पहला हमें दे रखा है इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है, जिसमें कि कई सारे टॉपिक दे रखे हैं। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का। इसमें इंपॉर्टेंट एक सवाल रहता है, वो है पावर डेसिपेशन से। जो पावर डेसिपेट करता है करंट की वजह से, हीट की वजह से, और उनके बीच में जो पावर और करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो फॉर्मूला पे पूरा का पूरा एक यूनिट आता है, वो आपको अच्छे से तैयार कर लेने की ज़रूरत है। फिर है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे फ्लेमिंग के रूल से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन और मैग्नेटिक कैरिंग कंडक्टर। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा सवाल दिया जाता है कि एक सर्कुलर कंडक्टर है, उसमें किस तरीके से, एक सर्कुलर कंडक्टर है, उसके पास से वायर गुजर रही है, तो उसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसे होगा, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ से होगा। तो ये सारे ना कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो ये वाला ध्यान में रखना, ये सेक्शन थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत रहेगी आपको। फ्रीक्वेंसी जो है एसी कंडक्टर्स का, सॉरी, जो डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि इंड्यूस करंट, ध्यान रखना इंड्यूस्ड करंट वाला, ये वाला जो टॉपिक रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे कई सारे ऊपर के टॉपिक को मिला करके सवाल पूछा जाता है, एक मिक्स करके सवाल बनता है, सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना। फिर है हमारे पास लाइट। तो एज पहले से भी अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि साइंस में लाइट से सवाल रहता रहता है, और जिसमें कि एक ये जो रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज है ना, इससे सवाल रहेगा, पक्का से रहता है। साथ में इसमें की जो एप्लीकेशन, देखो यहाँ एप्रिसिएशन लिखा हुआ, बट यहाँ पे एप्लीकेशन होगा। जो एप्लीकेशन है ना कॉन्सेप्ट्स का, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग, ये सारा जो है ना, ये कंप्लीट अच्छे से तैयार कर लेना, जिसमें रेनबो का फॉर्मेशन, मिराज का फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का, वाई थिंग्स अपियर लेस बॉटम। जो किसी भी चीज का गर्थ होता है वो हमें पूरा प्रॉपर नहीं दिखता, बल्कि एक शैलो डेप्थ हमें दिखाई देती है, वो किस वजह से दिखाई देती है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ में फंक्शनिंग ऑफ विजन एंड रेमेडीज, जो आई डिफेक्ट होता है और आई डिफेक्ट किस तरीके से ठीक किया जाता है। तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंटर्स है ना, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में देखो, बायोगैस पढ़ लेना, और नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज जो रहेंगे, रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज रहेंगे। नॉन रिन्यूएबल में आपसे सवाल ये रहेगा कि कौन से टाइप का ये रिसोर्स है और किस तरीके से इसका क्षय होते जा रहा है। या फिर रिन्यूएबल टाइप ऑफ रिसोर्सेज जिसके ऊपर आज हम अब भरोसा ज्यादा कर रहे हैं, हम अपनी डिपेंडेंसी चेंज कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ। तो जो नया लीडिंग पॉइंट है ना इन सब में, तो ये वाला चीज को ध्यान में रखना, यहाँ से इसको पढ़ने की जरूरत रहेगी। फिर बात आएगी मोशन और फोर्स, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको मोमेंटम के ऊपर, इम्पल्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत रहेगी कि किस तरीके से मोमेंटम, इम्पल्स और ये सारी चीजें जो है ना काम करती हैं। साथ में ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ये तो एज इट इज बिल्कुल जितना टॉपिक है उन सबको तैयार कर लेने की जरूरत होगी, क्योंकि तीनों बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। ग्रेविटेशन से यहाँ डेप्थ में कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट पे कितना होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फ्री फॉल क्या होता है, वर्क कितना लगेगा, फोर्स कितना आएगा, उससे पावर कितना जनरेट होगा, पोटेंशियल काइनेटिक में कब बदल रहा है, और पोटेंशियल काइनेटिक में जब बदल रहा है तो वर्क डन कितना हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ग्रेविटेशन तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। साथ में फ्लोइटेशन की बात होगी, तो देखो फ्लोइटेशन में थ्रस्ट, अप थ्रस्ट और प्रेशर ध्यान में रखना कि कैसे हो रहा है। बायोंसी ध्यान में रखना कि बायोंसी किस तरीके से काम करता है। और रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए जो आता है डेंसिटी, वो ध्यान में रखना। अब डेंसिटी जिसने पढ़ रखा है उसको पता होगा कि डेंसिटी क्या है और वो रिलेटिव डेंसिटी कैसे काम करता है। फिर बात आती है साउंड के तरफ, कि साउंड हम
कैसे साउंड के बारे में क्या रहेगा, तो साउंड में देखो एक तो इको और सोनार जो है ना ये काफी पुराना हो चुका है। ये सबको पता है कि 17 मीटर के आसपास अगर कोई खाली स्पेस है या बिल्डिंग है तो वहां से आवाज इको करती है। ये सब तो नॉर्मल सी चीज है, ये तो उतना नहीं ध्यान में, मतलब है ना कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं यहाँ पे रोल प्ले करने वाला है। लेकिन जो रोल प्ले करने वाला है वो होगा कि स्पीड, रेंज, ये सारी जो चीजें होंगी ना, हियरिंग रेंज कितनी है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, ये वाली चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत यहाँ पे रहेगी। अब देखो मैटर, जिसका नेचर, बिहेवियर, बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर, इस वाले में आपसे क्या पूछ सकता है। तो यहाँ से देखो ये वाला जो कोलॉइडल्स का बनता है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। सस्पेंशन और प्रॉपर्टीज, सस्पेंशन तक, ब्राउनियन मूवमेंट, सस्पेंशन और कोलॉइड्स जो बन रहा है, ये सब, ये जो लॉज रहेंगे, हेनरी लॉ होगा या फिर ग्राहम्स लॉ होगा, एवोगैड्रोज लॉ होगा, गे लुसेक लॉ होगा, ये सारे जो लॉ रहेंगे। और साथ में यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे कि मोल कॉन्सेप्ट में मोलर मास, परसेंटेज कॉम्बिनेशन और ये जो होता है इम्पेरिकल फॉर्मूला, ये वाली सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत होगी कि उनको अच्छे से आप तैयार कर सको। फिर बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या जरूरी रहेगा, तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ना ये चीज बड़ा ही खास है जो ध्यान में रखने की जरूरत है कि एक आइसोटोप और आइसोटोन, आइसोबार, ये वाले जो टॉपिक है ना, इस पे बहुत सारे बच्चे, टीचर सभी कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा सा घूम गया बस कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना, आइसोटोप्स का एप्लीकेशन क्या है वो ध्यान में रखना है, और किस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एटम का स्ट्रक्चर है ना वो बदला है, कि किस तरीके से पहले जहाँ डाल्टन से शुरू हुआ और किस तरीके से लास्ट स्क्रोडिंजर पर आकर के रुका है, और उनके बीच में पूरा क्या रिलेशन है, एक टाइम लाइन है। उस टाइम लाइन को बेसिकली ध्यान में रखने की जरूरत होगी। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अमंग हुंस रूल है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, ये सारे कैसे काम करते हैं, आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, कब प्लस कब माइनस बनता है, कैसे बॉन्डिंग होती है, ये सारी चीजें ध्यान में रखना। अब देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है और इसमें सारा का सारा पीरियोडिक टेबल दे दिया है। तो आई वुड सजेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट एज टीचर, आई थिंक कि आपको इसको पढ़ने की जरूरत है ग्रुप वाइज, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरीके से पढ़ने के बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ऐसे पढ़ना तो आसान हो जाएगा। और तुरंत बहुत ही जल्दी से जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ना एकदम मुट्ठी में आ जाएगा आपके, एकदम यूं करके आपके उसके सवाल लगने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप ग्रुप वाइज पढ़ोगे ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। इन जनरल वे में पढ़ो कि जनरली ट्रेंड क्या बढ़ता है, जो 5 ट्रेंड होते हैं उन्हीं 5 ट्रेंड के ऊपर पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ जाओ। फिर केमिकल सब्सटेंसेस में देखो एसिड, बेस और सॉल्ट तो रहेगा, जिसमें कि कभी भी एसिड, बेस और सॉल्ट की बात हो, ब्रॉन्स्टेड लॉरी या लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस ये ना रहे, बिल्कुल ये हो नहीं सकता है। ठीक है, फिर लॉगरिथम, पीएच स्केल, पीकेडब्ल्यू, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें। अब देखो आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो थोड़ा बहुत से तो काम होगा नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ इन्होंने आयनिक इक्विलिब्रिया लिख दिया, लेकिन इतना थोड़ी पूछने वाले, इन्हें 80 तो सवाल ही पूछने हैं। अब 80 में इतने सारे टॉपिक हैं तो इतना घुस के तो नहीं पूछेंगे, लेकिन कम से कम एक सवाल पीएच का, अपने पीएच का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि किस तरीके से हम पीएच निकालते हैं, पीओएच निकालते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्राइड आयन, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, और किस तरीके से एसिडिटी और बेसिसिटी निकालते हैं। और लास्टली आयनिक इक्विलिब्रियम में वो जो फॉर्मूलाज लगते हैं ना कि कैसे हम इक्विलिब्रियम लाते हैं, उस इक्विलिब्रियम में कैसे एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, गिब्स एनर्जी किस तरीके से आता है यहाँ पे, इन सारी चीजों पे ध्यान रखना। ठीक है, और एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, ये तो एकदम नॉर्मल है कि कौन कौन सी चीजें हम यूज कर रहे हैं, पर यहाँ पे ध्यान देना एक चीज, वेनिला हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, साथ में टर्मरिक हो गया, और फिर उसके बाद बीट रूट हो गया, चाइना रोज हो गया, या फिर हमारा वनीला हो गया, इन सब को जो नेचुरल सोर्सेज है ना इनको ध्यान में रखना, जिसमें से स्मेल वाले जो सोर्सेज हैं उनको खासकर ध्यान में रखना, क्योंकि स्मेल वाले सोर्सेज से हम बहुत सारे स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे से देख नहीं पाते हैं उनके लिए स्मेल ही तो एक रीजन रहेगा ना, जहां से कि वो डिटेक्ट कर सके कि जो हमें लिक्विड दिया गया है वो सॉलिड है या
माफ कीजिएगा, एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षार है, राइट। तो अब अगर आपको नहीं पता है, एज टीचर सोचो नहीं पता है, तो वहां पे तो खराब बात हो जाएगी। तो टीचर्स के पर्सपेक्टिव से इस सवालों को तोड़ने की कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगा कि कहाँ से हमने क्या पढ़ना है और कहाँ से इसका इस्तेमाल हम अपने क्लास में करने वाले हैं। ठीक, तो जल्दी आसान हो जाएगा इन सारी चीजों का अनुमान लगाना। अब देखो केमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ पे तो सिंपल 5 तरीके का वही जो केमिकल रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन और फिर कंबशन, यही सारे रिएक्शन होंगे। और इन्हीं सारे रिएक्शन के बेसिस पे आपको सवाल दिया रहेगा और उसमें आपको बताना रहेगा। और एक है जो सबसे ज्यादा बड़ा है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। हर एक रिएक्शन का पापा है रेडॉक्स रिएक्शन। कहीं ना कहीं हर जगह पे हर रिएक्शन में रेडॉक्स हो ही रहा होता है, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत होगी। और जब तुम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तैयार करोगे और ग्रुप वाइज तैयार करोगे ना, यकीन मानो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। उस तरीके से पढ़ो कि तुम्हारा मेटल नॉन मेटल दोनों जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। पर यहाँ पे देखो 12th के पोर्शन से ये चीज पढ़ने की जरूरत होगी, एंड दैट इज मिनरल्स एंड ओर। यहाँ पे ध्यान रखना, मिनरल्स और ओर्स ना बड़े फंसाने वाले सवाल पूछे जाते हैं। सिनेबार किसका ओर है, तो जिंक ब्लेंड कहाँ से निकलता है, जिंक ब्लेंड से हम क्या निकालते हैं, ये वाला चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में कैथोड एनोड वाला जो हिसाब रहेगा वो देख लेने की जरूरत होगी। फिर कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो देखो कार्बन कंपाउंड्स जैसे ही यहाँ पे आया है, दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है 11th क्लास की बुक उठाओ और पढ़ जाओ उसको। तुम्हें ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैसे एमओटी थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी है, ये सारी थ्योरीज की आइडिया, सारा थ्योरीज का आइडिया लग जाएगा। साथ में आइसोमेरिज्म है, यहाँ पे देखना आइसोमेरिज्म ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आता है, तो एक वेग आइडिया एक बारी पलट के कोऑर्डिनेशन को भी देख ही लेना, वहां से भागना मत कि कोऑर्डिनेशन देख लेना। ठीक है, आइसोमेरिज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखना। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बड़ा बढ़िया इससे सवाल बनता है, बड़ा फंसाने वाला बनता है, तो ये ध्यान में रखना। साथ के साथ यहाँ पे अल्केन्स का प्रिपरेशन, बिकॉज इट इज सेड दैट नो कि अगर किसी भी केमिस्ट के हाथ में अल्केन है तो उसके पास लगभग सारी चीजें हैं, क्योंकि अल्केन से मैक्सिमम टाइप ऑफ जो हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस है वो हम कर सकते हैं। तो अल्कीन इज अ मैजिकल प्रोडक्ट। तो अगर अल्कीन अच्छे से पढ़ लिया तो तुमने लगभग सारी चीजें पढ़ ली हैं। और फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल्स ना हो, ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो देखो अल्कोहल्स भी दे रखा है पढ़ने के लिए और कार्बोक्सिलिक भी। अब कार्बोक्सिलिक में ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे रिंग वाले भी कार्बोक्सिलिक आएंगे। ठीक है, बेंजोइक एसिड भी रहेगा और एसिडिटी, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कार्बोक्सिलिक से। इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। पर हाँ, अल्कोहल से सवाल रह सकता है, तो अल्कोहल से अच्छा खासा पढ़ने की जरूरत होगी। साथ के साथ आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स हैं, इनके बारे में जानना होगा। 2 ही 3 बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स हैं, उनको देख लेना, याद आ जाएगा तुरंत में, हो जाएगा काम। और जाते जाते वीडियो के एंड तक आपको सोर्सेज भी बता के जाऊंगी कि किन सोर्सेज से आप पढ़ो कि आपकी तैयारी बेस्ट पॉसिबल वे में हो सके। अब देखो बात आती है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा बर्निंग टॉपिक है, राइट। हम हर बार में कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना। जैसे तुम ऊपर वाले टॉपिक्स को रेडी करोगे ना, जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बता रखा है वो रेडी करोगे, ये भी साथ में रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब मैन मेड मटेरियल में देखो 12th क्लास में पॉलीमर दे रखा है। अब पॉलीमर को अच्छे से पढ़ जाना, तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा कि प्रोसिलन, सीमेंट और ये सारी चीजें जो है ना कैसे बनती हैं। लाइफ प्रोसेसेस में देखो, लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस, तो जो भी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस होंगे जैसे कि एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन एंड देन एक्सक्रीशन, ये सारी की सारी चीजें लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। नीड फॉर न्यूट्रिशन क्यों है, तो ये आपको 6ठी क्लास की बुक में मिल जाएगा कि न्यूट्रिशन हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि भाई हमें काम करना है, बॉडी को बिल्ड करना है, तो न्यूट्रिशन की जरूरत है। डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक है, हेटरोट्रोपिक है, ये सारी चीजें। फोटोसिंथेसिस, होलोजोइक, देखो मैंने नाम लिया और यहाँ पे देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में दे भी रखा है। होलोजोइक को थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना। एरोबिक एनाएरोबिक रिस्पिरेशन, अब एरोबिक एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में देखो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि एरोबिक एनाएरोबिक का लास्ट में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। एक ग्लूकोज टूटता है तो एनारोबिक रिएक्शन में लैक्टिक एसिड लास्ट में बनता है और एरोबिक रिएक्शन में
जब पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुविक एसिड अगर बन जाता है, जब एरोबिक रिएक्शंस में चला जाता है, तब वहां पे कितना मॉलिक्यूल जेनरेट होता है एटीपी का? 36 या 34 मॉलिक्यूल जेनरेट होता है। वैसे ही एनएरोबिक में लास्ट में लैक्टिक एसिड बनता है और लगभग 6 के आसपास पायरुविक एसिड जो टूटता है 6 एटीपी बनाता है। तो इस वाली चीज को ध्यान में रखना कि कैसे रिस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। और ये जिस रिस्पिरेशन की मैंने बात अभी करी है ना, एटीपी का टूटना और बनना, ये प्लांट्स के संदर्भ में बात की है, जो 11th क्लास में प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है, वहां से इसको पढ़ना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब साफ सीधी बात आ गई, एक्सक्रीशन दे रखा है हमें, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दे रखा है, यानी सर्कुलेशन की बात हो रही है। सर्कुलेशन इज आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ब्लड क्या है? एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, वहां की बात हो रही है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे होगा हार्मोन, ठीक है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। पूरा जो हमारा ग्लैंड्स है ना, ग्लैंड वाला जितना भी स्टडी होगा सारा यहाँ पे आएगा। रिफ्लेक्स एक्शन, नर्वस सिस्टम, पूरा का पूरा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट का कैसा है, एनिमल का कैसा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट रहता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो वही बात मिला जुला के माइटोसिस, मियोसिस, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, इसी से रहती है बस। एंड लास्टली यहाँ पे देखो मोड्स ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, यानी फैमिली प्लानिंग। तो नवोदय विद्यालय कैसी जगहों पे रहते हैं? ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे कि थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे बैकवर्ड बच्चे भी और उनकी फैमिलीज भी होती हैं। दैट इज नॉट अ शेमफुल थिंग, बिकॉज मेनली जो हमारा पॉपुलेशन है अभी भी अवेयर हो रहा है, अभी प्रॉपरली अवेयर नहीं हुआ है। तो अवेयरनेस लाने के लिए साइंस टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, यकीन मानो। और अगर टीचर इन सारे टॉपिक को टच करे ना और बच्चे को सेंसिटाइज करे, तो बच्चे भी सेंसिटाइज होते हैं और साथ में उनके पेरेंट्स भी सेंसिटाइज किए जा सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में, नॉट डायरेक्टली। आप डायरेक्टली जाके किसी को टारगेट नहीं कर सकते हो, इनडायरेक्ट वे में बच्चों को जब आप सेंसिटाइज करते हो ना, बच्चे जाके अपने पेरेंट्स को सेंसिटाइज करते हैं। तो इस तरीके से ना ये एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है डिस्कशन का पार्ट बनाने के लिए। फिर है हेरिडिटी और इवोल्यूशन, यहाँ पे होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स, फॉसिल्स क्या है, ये सारे जो चीज है ना, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। मेंडल का इनहेरिटेंस का लॉ जो है वो ध्यान में रखना, साथ में ह्यूमन आई। अब देखो जैसे ही देखो यहाँ पे आई डिफेक्ट और देयर करेक्शन आ गया, तो तुमने फिजिक्स में जब पढ़ा है लाइट और उसमें करेक्शन की बात पढ़ी, यही सेम टॉपिक पढ़ा है। तो देखो सारे टॉपिक कहीं ना कहीं अगर अच्छे से तैयार कर लोगे, समग्र रूप में तैयार कर लोगे, तो 2 सब्जेक्ट के लिए एक साथ वो तैयार हो जाते हैं। उसी तरीके से पढ़ो कि दोनों सब्जेक्ट को एक साथ टारगेट कर पाओ। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज में सेल के बारे में बात आएगी, तो देखो सेल एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसको पूरा कंप्लीट करना ही करना होता है। और सेल एक साथ मिल करके टिश्यू बनाता है, तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का प्रॉपर पाई चार्ट बनाओ और उसमें इंपॉर्टेंस लिखो और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं वो चीजें लिखो, कोड डेवलप करो, पढ़ने का न्यूमोनिक डेवलप करो और एकदम पूरा पढ़ जाओ, बढ़िया से पढ़ जाओ, हो जाएगा। यहाँ पे से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक दिन का समय लगेगा सेल और टिश्यू में, पर वो उसका निमोनिक बना के पढ़ोगे और पूरा पाई चार्ट बना के पढ़ोगे ना, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। साथ में डाइवर्सिटी, तो देखो सबसे बढ़िया और सबसे खतरनाक टॉपिक जिससे साइंस टीचर डरता है ना, वो यही है, डाइवर्सिटी। क्योंकि डाइवर्सिटी में बहुत सारा एनिमल, प्लांट्स और उनका नॉमेनक्लेचर, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारे आते हैं, बहुत डाइवर्स है। लेकिन उसको अगेन आई वुड सजेस्ट कि अगेन आप उसका पाई चार्ट बनाओ और वहां से पढ़ोगे, जल्दी क्लियर होगा। वाई डू वी फॉल इल, ये देखो 9th का टॉपिक है, वाई डू वी फॉल इल, और ये बड़ा बढ़िया टॉपिक है, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। 2 तरीके से तैयार करो कि एक साइड पे पॉजिटिव एजेंट लिखो, दूसरे साइड पे सिम्टम्स लिखो और तीसरे साइड पे उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, पूरा एक चार्ट बनाओ और पूरा पढ़ जाओ, कंप्लीट हो जाएगा एक बार में, ठीक है। फिर देखो नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और ओजोन होल कैसे बन रहा है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना कि इन सब को कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, स्ट्रैटेजीज टू कंट्रोल इन्वायरमेंट पोल्यूशन। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है और ये रहने वाला है, इससे सवाल 1-2 रहने वाले आपको मिलेंगे।
बायोजियोकेमिकल साइकिल ने देखो, वाटर साइकिल तो बड़ा इजी है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ पढ़ के अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा। और फिर है कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल जो है ना, ये सबसे ज्यादा इजी रहने वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन और ये सारे प्रकार की प्रक्रियाएं जो है ना इसमें हो रही होती हैं। और नाइट्रोजन से कहीं ना कहीं, नाइट्रोजन साइकिल से बाकी सारे साइकिल्स जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि देखो नाइट्रोजन रहेगा, मिट्टी उर्वरा बनी रहेगी, मिट्टी में पौधे आएंगे, पौधे से पानी आएगा, पानी से कार्बन, और पानी से कार्बन एज इन कि पानी रहेगा तो जो जंतु हैं सारे अच्छे से फलेंगे फूलेंगे, और वो सारे कार्बन से मिलके बने हुए हैं तो कार्बन आएगा नो। तो देखो सारे एक दूसरे से मिले हुए तो हैं, बट नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन सबसे बढ़िया टाइप का साइकिल है पढ़ने के लिए और सवाल पूछने के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन साइकिल, अगेन इसको यहाँ पे हाईलाइट मैं कर रही हूँ वापस से कि नाइट्रोजन साइकिल बहुत अच्छे से तैयार करके जाने की जरूरत रहेगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कॉजेज क्या है ओजोन डिप्लीशन के, ये सारी चीजें बड़ी जरूरी रहेंगी। एंड लास्टली फूड रिसोर्सेज, कि फूड को हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना क्रॉस ब्रीडिंग और सिंगल सेल प्रोटीन SCP, इनके बारे में ध्यान रखना कि कैसे होता है, कौन कौन सी चावल की वैरायटी है जो चल रही है, गेहूं की वैरायटी है, और किस चीज से बचाने के लिए हमने कौन सी तैयारी कर रखी है। ओकरा यानी भिंडी के लिए क्या है, चावलों के लिए क्या है, गेहूं के लिए क्या है, ब्रेसिकेसी यानी कि सरसों, ब्रेसिकेसी उसकी फैमिली है, उसके लिए हमने क्या कर रखा है। इन सारी चीजों पे फोकस करते हुए आप पढ़ोगे तो आपका श्योर शॉट वो 80 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन लगने के चांसेस बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल, ये एकदम लिख के ले लीजिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसको हाईलाइट किया है उसको आप करोगे तो इतने से जो हाईलाइटेड टॉपिक है ना, इनको अगर आपने ढंग से कर लिया है ना, तो कम से कम आपके 50 क्वेश्चंस तो लगने हैं। और पूरा टॉपिक जो है अगर ध्यान से आप ध्यान दोगे, पढ़ रहे होगे, अब तक आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, तो 6 टू लेकर के 8 तक का सिलेबस तो बिल्कुल आप मगअप कर जाओ, जिसको कहते हैं ना अपनी आम भाषा में घोल के पी गए हैं, बिल्कुल वैसे करो। और 9-10 अगर कर लेते हो, 9-10 को मगअप कर लिया है, तब तो भाई बहुत बढ़िया बात है। और 11-12 जो कर लिया है तुमने, तुम्हारा जो भी रहता है ऑनर्स, तो उस हिसाब से आपके ऑनर्स की वजह से आपका एक सब्जेक्ट रेडी है, दूसरे वाले सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे बस यही चीज ध्यान में रखना कि दूसरे वाले सब्जेक्ट पे जब ध्यान देने की जरूरत है ना, तो इसमें क्या रहेगा आपके पास कि एक आपका हथियार है, दूसरे वाले पे ध्यान दोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आप टच कर पाओगे। ठीक है, अपना सब्जेक्ट अपना हथियार बनाओ और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और दूसरे वाले सब्जेक्ट के क्वेश्चन 50-50% करने की कोशिश करो। तुम 80 आउट ऑफ 65-70 कर लोगे आराम से। अब देखो पढ़ने की जरूरत कहाँ से कहाँ तक होगी। एक बारी एग्जाम से पहले लूसेंट से बढ़िया से, लूसेंट की जो जनरल साइंस की बुक आती है उसको अच्छे से कवर अप कर लेना, और बायो के जितने टॉपिक दे रखे हैं उन सबको तो बिल्कुल एकदम कंप्लीट कंठस्थ तरीके से पढ़ लेना कि ये सारे टॉपिक एकदम विधाता हैं, इनको खत्म कर ही लेना है। 11-12 तक साइंस का सिलेबस कंप्लीट वे में पढ़ जाओ, एटलीस्ट बायो और केमिस्ट्री तो कर लो, फिजिक्स के तो फिर भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके निकल जाएंगे, ठीक है, पर बायो और केमिस्ट्री 11th तक पूरे सिलेबस तक बढ़िया से कंप्लीट कर लो और अपनी तैयारी बूस्ट करो डेली बाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.dailybites.in, वहां जाओ और वहां पे सीटेड से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड बहुत सारे मॉक पेपर मिलेंगे। अपनी तैयारी एक लेवल अप बूस्ट कर सकते हैं आप हमारे साथ। अभी के लिए बस इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स, उससे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हर एक एसटेट, सीटेट और जितने भी तरीके के टेट होते हैं उन सब से रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है। वीडियोस के लिंक सबसे प्रायोरिटी वाइज वहाँ रिलीज किए जाते हैं और हर चीज क्रिस्प वे में आपको वहाँ पे देखने, समझने, सुनने के लिए मिलेगी। साथ में आपको क्विज भी मिलेगा जिसको आप अटेम्प्ट कीजिए और अपनी तैयारी हर दिन ब्रश करते रहिए। और आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं, जुड़ें और अपने जितने भी क्वेरीज हैं उनको मुझसे पूछें। Until then, stay tuned, stay connected to Delhi Bites. God bless you all.